नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं कामना करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर साथियों हम आपका जो बैच लेकर आए हैं, जो चल रहा है वो आरक्षी बैच है, जिसमें हम आगामी होने वाली यूपी पुलिस और यूपी टेट के एग्जाम की जो तैयारी है वो आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आया हूँ अपनी हिस्ट्री की सेकेंड क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में साथियों आप सब जानते हो कि हम हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, अपने इतिहास का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या करा कि इतिहास को कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें जो सबसे पहला वर्गीकरण है आप जानते हैं कौन सा है, प्राग ऐतिहासिक काल है। प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा है? सबसे पहला कालखंड जिसके इतिहास के बारे में हमने पढ़ना या लिखना शुरू किया। ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल जो बच्चे नहीं जानते उनको थोड़ा सा बतला देता हूं कि प्राग ऐतिहासिक काल किस काल को कहते हैं हम। ऐसा इतिहास का काल जिसके बारे में हमको साक्ष्य तो प्राप्त हुए परंतु कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, उसको क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल बोलेंगे। क्लियर हो गई कि हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन लिखित साक्ष्य कोई नहीं है उनमें से, उस कालखंड को बोलेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। इसकी अवधि क्या थी दोस्तों? इसकी अवधि थी हमारी अज्ञात से, यानी शुरुआत से। टाइम बिल्कुल कंफर्म कोई नहीं बता सकता, कुछ लोग 20 लाख साल वर्ष बोलते हैं कि वे 20 लाख साल पहले से। तो इसीलिए जो मेन चीज क्या है कि अज्ञात से कब तक? अज्ञात से 2500 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक काल का समय था। ठीक, अब इस प्राग ऐतिहासिक काल को भी क्या किया है? 3 आगे पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक, देखिए पाषाण काल है यानी आप पाषाण से समझ रहे हो कि पाषाण किसको कहते हैं? पत्थरों को कहते हैं, स्टोन को कहते हैं। तो इसलिए जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसको हम स्टोन एज भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्टोन एज भी कहते हैं। अब इस स्टोन एज को हमने आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो अवधि देख लेते हैं एक बार इनकी पहले, फिर 1 बाय 1 हम इन सारे पाषाण काल को डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको इनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हैंड टू हैंड बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पुरापाषाण काल की जो हमारी अवधि है वो कब से कब तक की है, कब तक की मानी गई है? अज्ञात से 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक, मध्य पाषाण की कब तक मानी गई है? 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से कब तक? 4,000 ईसा पूर्व तक। 4,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल था। और हमारा जो नवपाषाण काल है वो कब तक था? 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक हमारा कौन सा था? नवपाषाण काल था। देखिए जो टाइम ड्यूरेशन है, जो इसकी अवधि है, हो सकता है कई जगहों पर क्या होता है अलग अलग लिखी होती है। कुछ बुक्स में अलग लिखी है, कुछ बुक्स में अलग लिखी है, कुछ लोग अलग पढ़ाते हैं, कुछ लोग अलग पढ़ाते हैं। लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक है, आप एक तरीके से जो एनसीईआरटी में भी है वो क्या है? वो यही कालखंड है। यानी प्रागैतिहासिक काल हमारा कब तक था? 2,500 ईसा पूर्व तक हमारा प्रागैतिहासिक काल था, जिसमें पुरापाषाण 10,000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण 10,000 से 4,000 तक और 4,000 से 2,500 तक हमारा नवपाषाण काल था। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं पुरापाषाण काल। पुरा आप जानते हो, पुरा किसके लिए? प्राचीन के लिए हम यूज करते हैं। यानी पुरा का मतलब क्या है? प्राचीन। और पाषाण का मतलब क्या है? पत्थर। तो जो सबसे पुराना हमारा पत्थरों का काल था, पत्थरों का काल क्यों कह रहे हैं इसको पत्थरों का काल कहने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि मनुष्य ने जो उस टाइम सबसे ज्यादा उपयोग में जो वस्तु लाई, यानी जिस चीज का सबसे ज्यादा उपयोग किया वो क्या था? पत्थर ही था, है ना। और किसी मेटल के बारे में और किसी धातु के बारे में मनुष्य उस कालखंड में, उस दौर में नहीं जानता था। वो सिर्फ क्या जानता था? पत्थर को जानता था। और पत्थर से ही वो अपनी जो भी जरूरत हो सकती थी पूरी, उसको पत्थर से ही करता था। यानी पत्थर का ही उपयोग करता था वो हर एक चीज के लिए, हथियार की तरह, शेल्टर के लिए वो सिर्फ पत्थर का यूज करता था। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? पाषाण काल कहा गया है। अब देखते हैं जो हमारा ये पाषाण काल है या प्रागैतिहासिक काल है, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसकी जो हमारी खोज की है सर्वप्रथम रॉबर्ट
फ्रूट थे, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने क्या किया है, 1863 में सर्वप्रथम इसका अध्ययन शुरू किया। इस काल का अध्ययन सबसे पहले किसने किया है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनको प्रागैतिहासिक काल का, प्रागैतिहासिक जो काल है उसका पिता कहते हैं, पिता या जनक। प्रागैतिहासिक काल का पिता कौन है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। लेकिन कौन से प्रागैतिहासिक काल का, ये हम किसका पढ़ रहे हैं, किसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अब ये इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपनी। तो जो भारत का प्रागैतिहासिक काल है उसका पिता किसे कहा गया है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। इन्होंने क्या किया, 1863 में इसका अध्ययन शुरू किया। क्यों शुरू किया, क्योंकि इनको सर्वप्रथम क्या मिला, इनको सर्वप्रथम पल्लवरम में जो हमारे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट जो थे, इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम हमारा प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन शुरू किया। कब किया, 1863 में। क्या चीज मिली इनको सबसे पहले, तो जो सबसे पहले हमारी इनको चीज मिली थी वो क्या मिली थी, पल्लवरम में क्या मिली थी, एक पत्थर की कुठार मिली थी। कुठार मतलब कुल्हाड़ी, पत्थर की एक कुल्हाड़ी मिली थी जो किस कालखंड की थी, हमारे पुरा पाषाण कालखंड की पत्थर की कुल्हाड़ी। इनको कहां मिली थी, पल्लवपुरम में मिली थी। पल्लवपुरम कहां पर है हमारा, पल्लवपुरम है हमारा तमिलनाडु में। ठीक, तो वहां पर इनको खुदाई में क्या मिला, एक पत्थर की कुल्हाड़ी मिली। अब उस पत्थर की कुल्हाड़ी का पता लगाया गया भाई कितने साल पुरानी है, कितने हजार साल पुरानी है, कब की है। तो वो किस टाइम की निकली, वो निकली हमारी पुरा पाषाण काल की, यानी 10,000 ईसा पूर्व से पहले की। अब जो सबसे मेन बात अगर आपके बच्चों के दिमाग में आती है वो क्या आती है कि भाई कैसे पता चला, कैसे पता लगाते हैं किसी भी चीज की एज का। तो मोस्टली बच्चे जानते भी होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं कि जो हमारा एक कार्बन का टाइप होता है, कौन सा, C14। C14 जो कार्बन है, इसकी हेल्प से हम किसी भी चीज की एज का पता लगाते हैं। किसी भी चीज के एज का पता जो हम लगाते हैं वो C14 से लगाते हैं। C14 है बेसिकली है क्या, C14 एक कार्बन का टाइप है जिसको हम कार्बन प्रोटीन भी कहते हैं। ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहता है अलग अलग टाइप से, और हर एक लिविंग थिंग और इन लिविंग थिंग में क्या होता है, जिसमें भी कार्बन है उसमें कार्बन 14 प्रेजेंट होता है। हमारे शरीर में भी हर जीव में आता जाता रहता है, मतलब उसको हम ग्रहण भी करते रहते हैं और निकालते भी रहते हैं। तो कार्बन 14 क्या है, हर एक कार्बन वाली चीज में कार्बन 14 उपस्थित होता है। अब जिस चीज में कार्बन 14 उपस्थित है, जब उसको दफना दिया जाता है तो क्या होता है, कार्बन 14 का क्षय शुरू हो जाता है, यानी इसका विघटन शुरू हो जाता है। तो जो हमारा कार्बन 14 उपस्थित है किसी भी चीज में, उसका कितना विघटन हो गया है, इसी के आधार पर हम उसकी एज का पता लगाते हैं। ठीक है, तो जो कार्बन 14 है, जब उसका विघटन हो रहा होगा, उसका कितने % विघटन हो गया है, उसी चीज से क्या चलता है, उसकी एज का पता चलता है। इसका जब आधा विघटन हो जाता है, उसका जो टाइम है मेरे ख्याल से 5700 कुछ के लगभग है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद। तो इसका जो आधा विघटन है वो लगभग 5700 साल में होता है। तो इसका कितना विघटन हुआ, आधे से कम हुआ, आधे से ज्यादा हुआ, उसी रेशो के हिसाब से हम क्या करते हैं, टाइम का पता लगाते हैं कि हमारी जो चीज है, जो भी वस्तु है, वो कितनी पुरानी है। क्लियर हो गई इतनी चीज। तो यहां पर क्या हुआ, पल्लवरम से, तमिलनाडु से इनको क्या मिला, एक पत्थर की कुठार मिली जो क्या थी, पुरा पाषाण काल की थी। और इन्होंने क्या करा, उस पर स्टडी करना शुरू कर दिया। वहां से इन्होंने पुरा पाषाण काल का इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा गया है। कब किया इन्होंने, ये 1863 में किया। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बताई, उस टाइम क्या था, मनुष्य जो है पत्थरों का सबसे अधिक उपयोग करता था। पत्थरों का इतना इस टाइम, उसके बाद कभी इतना उपयोग नहीं हुआ जितना क्या हुआ, प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। और उसमें भी पुरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा पत्थरों का यूज हुआ है। इसकी अवधि 20 लाख वर्ष से 12,000 साल पहले तक, वही जो मैंने आपको बताई, अज्ञात से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक।
अब इस टाइम पे क्या था, मनुष्य के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मोस्टली बच्चे आप जानते भी होंगे, बहुत ही कॉमन चीज है कि हमारा जो ये मनुष्य जीवन है जो हम आज प्रेजेंट में है, हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ है ना। तो सभी बच्चे जानते हैं कि पहले क्या था, पहले एक बंदर की तरह ही हम लोग थे, चारों पैरों पर चलने वाले एक जीव थे। उससे फिर हल्के हल्के क्या हुआ, हमारा डेवलपमेंट होता गया। अब डेवलपमेंट होता गया, हम 4 पैरों से 2 पैरों पे आ गए, 2 पैरों से क्या हुआ, फिर हमारी बुद्धि बहुत ज्यादा विकसित होने लगी, चेंजेस आने लगे, वो सब चीजें अलग विषय है ना। तो हमारा जो मेन चीज है वो क्या है, सबसे पहले मनुष्य कैसा था, एक जंगली जानवर था। और जंगली जानवर क्या करता है आप जानते हो, वो शिकार करता है। जंगली जानवर क्या करता है, शिकार करता है। तो इसीलिए पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जो मुख्य जीविका थी वो क्या थी, शिकार करना थी। यानी वो जो अपना पेट भरता था वो मोस्टली किस चीज से भरता था, शिकार करके भरता था। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य की मुख्य जीविका क्या थी। तो मुख्य जीविका क्या थी, शिकार करना मनुष्य की मुख्य जीविका थी। इस टाइम का जो इंसान था वो कहां रहता था, गुफाओं में रहता था, कंदराओं में रहता था। ठीक है, क्योंकि उसको घर बनाना तो जानता नहीं था, जानवर है, जानवर कहाँ रहेंगे, गुफाओं में रहेंगे। तो इस समय का जो मनुष्य था वो भी कहाँ रहता था, गुफाओं में रहता था। ठीक, तो मनुष्य क्या हुआ है, मनुष्य अब उस जानवर से कन्वर्ट होके इंसान के रूप में आने लगा है। 4 पैरों की जगह 2 पैरों से चलने लगा है, हाथ फ्री हो गए हैं। क्या करता है, शिकार करता है और गुफाओं में रहता है। ठीक, इसको कड़ी को आप बनाए रखिएगा। जो मैं आपको बताता चल रहा हूं कि मनुष्य के डेवलपमेंट की, उसी से ही पूरा पाषाण काल आपकी समझ में आने वाला है। अब जो सबसे मेन चीज है पूरा पाषाण काल की, कि मनुष्य ने उस जो सबसे महत्वपूर्ण खोज की है वो किस चीज की है, वो उसने आग की है। यानी पूरा पाषाण काल में मनुष्य आग को जलाना सीख गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आग जलाना मनुष्य ने कब सीखा, पूरा पाषाण काल में सीखा। अब कैसे सीखा, इसकी बहुत अलग अलग थ्योरी है। जो मोस्ट कॉमन थ्योरी वो क्या है कि पत्थरों की रगड़ से उसने आग जलाना सीखा, है ना। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से उसने आग देखी होगी कहीं ना कहीं। भाई जंगलों में अपने आप भी तो आग लग जाती है, तो जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, सूखी लकड़ियों में आग लग जाती है, या हो सकता है उसने पत्थर से ही आग जलाना सीखा हो। लेकिन अब वो क्या है, वो आग जलाना सीख चुका है। अब मनुष्य क्या सीख चुका है, आग जलाना सीख चुका है। आग के जो प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, चीन के चाउ जू गोजियन गुफा से मिलते हैं। चीन के चाउ जू गोजियन गुफा से आग के प्रमाण मिलते हैं। भारत में इसके प्रमाण कहां से मिलते हैं, कुरनूल की गुफाओं में इस युग की राख के प्रमाण मिलते हैं। यानी कुरनूल की जो गुफाएं हैं वहां से कुछ राख मिली होगी, उस राख की जब कार्बन डेटिंग की गई तो क्या हुआ, पता चला कि ये पूरा पाषाण काल की है। जिससे हमको किस चीज के कंफर्मेशन हो गई कि भाई पूरा पाषाण काल में मनुष्य आग जला लेता था, क्योंकि गुफा के अंदर राख मिली है। इसका मतलब गुफा के अंदर तो अपने आप आग लगने से रही, उसने आग लगाई होगी। तो यहां से हमें कंफर्म होगा कि मनुष्य आग जलाना जानता था। ठीक, अब क्या है, जो हमारे ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों से इसके हमें क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। पुरातत्वों के नासिक से, कर्नाटक से, हुस्की क्षेत्र से, आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र से इस युग के स्थलों की खोज हुई है। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थलों पे इस युग के यानी इसके समकालीन जो चीजें हैं वो मिली हैं। ठीक है, इस टाइम पे जो कहा, जो नदियां थी ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, इनके आसपास से हमें क्या मिला है, चूना पत्थर के औजार मिले हैं। पूरा पाषाण काल के चूना पत्थर के औजार हमें इन नदियों के आसपास से मिले हैं। जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो मनुष्य था वो चूना पत्थर से अपने अधिकतर हथियार बनाया करता था। यानी वो किस पत्थर का यूज करता था, चूना पत्थर का यूज करता था अपने औजार या हथियार बनाने में। ठीक है, अब क्या था, नदियां ज्यादा थी उस टाइम पे, नमी ज्यादा थी, तो क्या था वहां पर जो आसपास है गैंडा और बैल बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे। इसका पता कैसे चलता है, क्योंकि गैंडे के और बैल के कंकाल यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए गए हैं। नदियों के कारण इन स्थलों में क्या था, जलवायु में नमी थी और यहाँ पर गैंडा और जंगली बैल के अनेक कंकाल मिले हैं। ठीक, इस युग का मनुष्य चित्रकारी करता था, जिसका प्रमाण कहां से मिला है, गुफाओं में से मिला है।
चित्रकारी की प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? भीमबेटका की गुफाओं से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए यहां से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि भीमबेटका की गुफा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं ये जो चित्रकारी थी, जो गुफाओं के अंदर चित्रकारी की गई है, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हम शैल चित्रकारी। शैल चित्रकारी, ठीक। कहां से मिले इसके साक्ष्य? भीम बेटका की गुफाओं से इसके साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका की गुफाओं से इसके साक्ष्य मिले हैं। कब मिले हैं? 1956-57 ईस्वी में इसके साक्ष्य हमको मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं के। अब इसके साक्ष्य मिले हैं तो किसी ने खोज ही करी होगी। किसने करी है इसकी खोज? इसकी खोज जो की है वो किसने की है? V.S. वाकड़कर इसके क्या है? खोज करता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे आप देखेंगे भीमबेटका की गुफाएं जो हैं मोस्टली एग्जाम में आपको दिखेगा कि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्टली एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम हो या कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, भीमबेटका की गुफाओं से मोस्टली क्वेश्चन क्या होता है? पूछ लिया जाता है। अब ये भीमबेटका की गुफाएं हैं कहां पर? ये हैं रायसेन जिले में। रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफा कहां पर है हमारी? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। कब खोज हुई? 1956-57 में हुई। किसने की? V.S. वाकड़कर ने की। कहां पर की? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। इसमें जो चित्रकारी पाई गई है वो किस रंग में है? हरे रंग में और लाल रंग में। इसमें जो चित्रकारी है वो हरे और लाल रंग में है। ये किसके समकालीन है? ये महाभारत के समकालीन है। ठीक, पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। क्या? भीमबेटका की गुफाएं कब ढूंढी गई? 1956-57 ईस्वी में। किसने ढूंढी? V.S. वाकड़कर ने ढूंढी। कहां पर ढूंढी? रायसेन जिले में ढूंढी, मध्य प्रदेश में। इसमें जो चित्रकारी है वो किस कलर की है? हरे रंग और लाल रंग की है। इन चित्रकारियों को क्या कहते हैं? शैल चित्रकारी कहते हैं। किसके समकालीन है? महाभारत के समकालीन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा क्या आता है? मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में आप समझ गए क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी कि वहां पर मनुष्य का मुख्य जीविका शिकार, आग जलाना सीखा पूरा पाषाण काल में। और क्या? भीमबेटका की गुफा जो शैल चित्रकारी है वो भी पूरा पाषाण काल में। अब हमारा आ जाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? अब हमारा ये कौन सा दौर है? 10,000 ईसा पूर्व से बाद का, यानी एक तरीके से कहें पहले का, है ना। 10,000 ईसा पूर्व से पहले का जो समय है वो हमारा क्या है? मध्य पाषाण काल है। अब मध्य पाषाण काल में क्या डिफरेंस हुआ? मतलब हमने जो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल ये वर्गीकरण क्यों किया? ये हमने किया है जलवायु के आधार पर। इस समय क्या हुआ कि जो हमारी जलवायु थी, जो पहले ठंडी रहती थी, बहुत नमी थी, अब वो जलवायु हल्के 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 क्या हुई? बदल के गर्म हो गई। अब क्या हुआ? गर्म जलवायु हो गई। अब गर्म जलवायु की वजह से क्या हुआ? गर्म जलवायु की वजह से कुछ फसलें पैदा होने लगी। गेहूं, चावल, जौ जैसी फसलें क्या हुई? पैदा होने लगी। ये भी हमें कैसे पता चला? इसके भी हमें साक्ष्य अलग अलग जगहों से मिले हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो पहली चीज तो क्या परिवर्तन हुआ? जलवायु में परिवर्तन हुआ। दूसरा जो हमारा परिवर्तन हुआ, दूसरा हमारा परिवर्तन हुआ मनुष्य में, है ना भाई। मनुष्य भी तो टाइम के साथ साथ परिवर्तित होता जा रहा है।
पहले जानवर था, फिर उससे ऊपर उठा, फिर मनुष्य बना, बुद्धि विकसित हो रही होगी, है ना। तो इसमें क्या हुआ, हमारा मध्य पाषाण में जलवायु में परिवर्तन आए, उसकी वजह से फसलें उगी, और मनुष्य में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आए होंगे, वो हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम एक और चीज देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जो हमारा पूरा पाषाण काल है उसके कुछ प्रमुख स्थल है ना। पूरा पाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल है, उनके बारे में जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहां से भी बहुत ज्यादा बार आया है कि भाई पूरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है, इनमें से कौन सा प्रमुख स्थल पूरा पाषाण काल का है, या फिर आपको स्थल दे देगा कि ये स्थल जो है ये हमारा पूरा पाषाण काल का है या कौन से काल का है। तो जो सबसे पहला है वो कौन सा है, सबसे पहला हमारा पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहला जो हमारा स्थल है वो कौन सा है, नेवासा। नेवासा कहां पर है, महाराष्ट्र में। जो हमारा महाराष्ट्र है उसमें नेवासा एक जगह पड़ती है, जो क्या है पूरा पाषाण काल की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है। दूसरा क्या है हमारा, इनाम गांव। कई बार एग्जाम में आया है कि इनाम गांव कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और कौन से काल का प्रमुख स्थल है ये हमारे पूरा पाषाण काल का प्रमुख स्थल। देखिए प्रमुख स्थल क्यों होता है, कोई भी स्थल प्रमुख स्थल क्यों है, क्योंकि यहां से क्या हुआ होगा, पूरा पाषाण काल जो है हमारा उसके कुछ अवशेष, उसके कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए होंगे, जिनकी वजह से ये क्या हुआ, हमारा क्या बन गया, इस काल का प्रमुख स्थल बन गया। तीसरा कौन सा है, रेणीगुंता। ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। ये कहां पर है हमारा, आंध्र प्रदेश में है। ये तीनों के तीनों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है पूरा पाषाण काल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे थे क्या, मध्य पाषाण काल, जिसमें क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हुआ, गर्मी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जौ गेहूं धान जैसी फसलें उगने लगी। ठीक है, मनुष्य भी हल्के हल्के क्या कर रहा है, थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव कर रहा है। इंप्रूव क्या मतलब, उसकी बुद्धि विकसित हो रही है। आप जानते हैं कि सारा खेल है बुद्धि का, यानी मनुष्य और जानवरों में क्या फर्क है कि हमारी बुद्धि बहुत ज्यादा विकसित है। अगर शारीरिक बल की बात करें तो क्या है, जानवर, अधिकतर जानवर मनुष्य से ज्यादा ताकतवर निकलेंगे, लेकिन अगर बुद्धि की बात करें तो क्या है, मनुष्य की बुद्धि सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए वो हर एक जीव पर क्या करता है, राज करता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक, तो मनुष्य का टाइम के साथ साथ क्या हो रहा था, बुद्धि का विकास भी हो रहा था। तो लेकिन अभी क्या है, अभी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है, अभी भी प्रोग्रेस में है चीज। तो क्या है यहाँ पर, इस समय में क्या है, मनुष्य अभी भी रहता कहाँ है, गुफाओं में ही रहता है, और उसके आसपास में क्या हुआ है, गर्मी बढ़ने की वजह से जौ गेहूं धान जैसी फसलें उगने लगी हैं, अपने आप उगने लगी हैं। वो उगानी नहीं सीखा है अभी, यहाँ पर वो क्या है, अभी उगानी नहीं सीखा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये फसलें अपने आप क्या हुई हैं, उगने लगी हैं। ठीक, पश्चिम मध्य भारत में, मैसूर में इस युग की कई गुफाएं हमें मिली हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो हमारा मनुष्य है उसमें क्या इंप्रूवमेंट आए हैं। उसमें अब टाइम के साथ साथ जब उसने जानवरों को शिकार करते करते, भाई वो जानवरों को देख रहा होगा, जानवरों के बीच में ही रहता था, गुफा में रहता था, तो उसने क्या देखा कि भाई कुछ जानवर ऐसे हैं। अब देखिए क्या है कि जब ये फसलें उगने लगी तो क्या होगा कि जो फसल पे डिपेंड होने वाले जानवर हैं, यानी जो घास फूस खाने वाले, फसलें खाने वाले जानवर हैं, उनकी संख्या बढ़ने लगी। भाई जब पहले फसलें ही कम थी, घास फूस ही कम थी, तो उनकी संख्या बहुत कम थी। अब क्या है, अब ये चीज बढ़ रही है। अब इसके बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो जानवर हैं इनकी संख्या भी बढ़ रही होगी। साथ ही साथ क्या हुआ होगा कि मनुष्य ने ये आइडिया भी लगा लिया होगा कि भाई ये पशु जो है हिंसक है, इससे खतरा है, ये पशु जो है ये हिंसक नहीं है, इससे खतरा नहीं है। तो जिन पशुओं से खतरा नहीं था, उन पशुओं को उसने क्या करा, पालना शुरू कर दिया, यानी अपने पास रखना शुरू कर दिया। उनको चारा खिलाने लगा कि भाई ये घास खाएंगे ना, घास खिलाओ, अपने पास रखो बांध के। तो यहाँ पर क्या हुआ, मनुष्य पशु पालन सीख गया। तो मध्य पाषाण काल की
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मनुष्य की जो सबसे मेन जीविका थी, जो पहले शिकार थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई है? अब वो पशुपालन में कन्वर्ट हो गई है। अब वो क्या करता है? अब वो पशुओं को पालता भी है और शिकार भी करता है, अभी भी शिकार भी करता है। लेकिन शिकार कैसे करता है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ, भी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो मनुष्य क्या हुआ? मुख्य रूप से पशुपालक बन गया, चारा खिलाकर पशुओं को पालना सीख गया। ठीक है, सबसे पहला जानवर जो मनुष्य ने पाला वो कौन सा था? आप सभी जानते होंगे। जो सबसे पहला जानवर जिसको मनुष्य ने पालतू बनाया वो था कुत्ता। कुत्ते को सबसे पहले मनुष्य ने पाला था। उसके बहुत सारे रीजन होंगे भाई। कुत्ता जो है वफादार तो होता ही है, मनुष्य से प्रेम भी करता है। दूसरी चीज, जो उसको खाना देता है उसके लिए एकदम लॉयल हो जाता है, वफादार हो जाता है, उसकी रक्षा करता है ना। तो कुत्ता जो है सबसे पहला पालतू जीव था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन से जानवर को पाला। तो सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पाला। अब पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिलते हैं, बाजौर राजस्थान से। इन दोनों जगहों से क्या मिलते हैं? मनुष्य के पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं कि मनुष्य ने पशुपालन किया था। अब यहां पर क्या हुआ? मनुष्य जो है शिकार के साथ साथ और क्या क्या चीज सीख गया? मनुष्य शिकार के साथ साथ मछली पकड़ना, शहद जमा करना, ठीक है, और शिकार तो वो कर ही रहा है। बाकी जो ये फसलें उगने लगी हैं इन पे भी डिपेंडेंट हो गया है। उसको नई चीज दिखने लगी, भाई ये गेहूं है, ये ज्वार है, नाम तो नहीं पता होगा या जिस भी नाम से बुलाता होगा, इन सब चीजों का यूज करना वो मनुष्य अब सीख चुका है। उसका मेन जो जीविका है वो क्या बन चुकी है? पशुपालन बन चुकी है। अब वो शिकार भी करता है, शिकार के साथ साथ शहद जान गया है, शहद इकट्ठा करना सीख गया है। और क्या सीख गया है? मछली पकड़ना सीख गया है। मछली पकड़ने के साथ साथ जो फसलें हैं उन फसलों का एक तरीके से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना भी मनुष्य सीख गया है। ठीक, अब एक और चीज है जो मध्य पाषाण काल की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या है, यहां पर क्या है, हमें शवों को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है कि सर्वप्रथम शवों को दफनाने के साक्ष्य किस काल से मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल से शवों को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या है, मनुष्य जो है शवों को दफनाना सीख गया था। पूर्व पाषाण काल में क्या करता होगा वो? या तो शवों को फेंक देता होगा, या आग लगा देता होगा, या फिर उन्हें खा जाता होगा। इसका कोई साक्ष्य नहीं है ना। लेकिन शवों को दफनाने का जो प्रोग्राम शुरू हुआ, शवों को दफनाने की जो क्रिया शुरू हुई, जो चलन आया, वो कहां से आया? वो आया मध्य पाषाण काल में। मनुष्य क्या सीख गया कि भाई जो मर गया है, जो हमारे साथ का मर गया है, उसको क्या करें? दफना दें। ठीक है, अब इन शवों के दफनाने के जो साक्ष्य हैं वो कहां कहां से मिले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग जगह से अलग अलग साक्ष्य मिले हैं। कुछ जगह से ऐसा मिला है कि भाई एक ही कब्र में 3 लोग दफनाए गए, एक ही कब्र में 17 लोग दफनाए गए, एक जगह युगल जो है जोड़े के भी हमें दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन मोस्टली बन जाता है। सबसे पहला क्या है हमारा? दमदमा। दमदमा एक जगह है, कहां पर? हरियाणा में। दमदमा जगह है कहां पर? हरियाणा में। यहां से क्या मिला है? यहां से हमें 3 शवों को एक साथ दफनाने का, 3 शवों की समाधि हमको यहां से मिली है। यानी यहां पर क्या किया गया है? 3 शवों को एक साथ दफनाया गया है। कहां पर? दमदमा हरियाणा में। उसके बाद हमें कौन सी जगह मिली है? उसके बाद मिली हमें लेखैया। दूसरी जगह कौन सी है? लेखैया। ये कहां पर है? मिर्जापुर। मिर्जापुर तो आप सभी जानते होंगे कहां पर है? यूपी में। बहुत ही बेहतरीन सीरीज आई थी मिर्जापुर। तो मिर्जापुर लेखैया से क्या मिला है? 17 शवों को, 17 शवों की कब्र मिली है एक जगह से। यानी वहां पर क्या किया गया है? 17 शवों को एक साथ दफनाया गया है।
इससे ये भी चीज पता चलती है कि भाई 17 लोग एक साथ मरे होंगे, कोई ना कोई भी कुछ भी रीजन रहा हो, कुछ महामारी का, कुछ बीमारी का, या फिर कोई आपदा का, किसी भी टाइप का रीजन रहा हो, वहां से क्या है 17 शवों को एक साथ दफनाने का हमें वो मिला है। उसके बाद तीसरी जगह कौन सी है? लंथराज। लंथराज कहां पर है? ये है हमारी गुजरात में। ये है हमारी कहां पर? गुजरात में। यहां से किस चीज का हमको साक्ष्य मिला है? यहां से मिला है पशुओं को दफनाने का। पशुओं को दफनाने का साक्ष्य हमको कहां से मिलता है? लंथराज जगह है गुजरात में, वहां से हमको पशुओं को दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब क्या पता चलता है यहां से? कि मनुष्य जो है पशुओं को भी दफनाने लगा था। इसके अलावा हमारी जो है महदहा एक जगह है, कहां पर? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ यूपी में। यहां से क्या मिला है? यहां से एक युगल जोड़े की कब्र मिली है। यानी क्या है? यहां पर क्या किया गया है? एक युगल जोड़े को दफनाया गया है, यानी मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया गया है। उसके अलावा एक जगह पड़ती है बुर्ज होम। कहां पर? कश्मीर में। बुर्ज होम कश्मीर में क्या है? मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। कुत्ते को दफनाया गया है। कहां पर? बुर्ज होम कश्मीर में, जहां पर क्या होते हैं? हमारे गर्थ हाउस होते हैं। गर्थ हाउस आगे भी हम देखेंगे। गर्थ हाउस किसको बोलते हैं? गड्ढा बना के जो घर बनाए जाते हैं उनको गर्थ हाउस बोलते हैं। जो कहां मिलते हैं? जिनके साक्ष्य कहां मिले? बुर्ज होम में। और बुर्ज होम में क्या मिला हमें? मनुष्य के साथ कुत्ते की दफनाई हुई कब्र भी मिली है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं? अब हम लिखते हैं इसमें अपना क्या चीज? मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल। मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल। तो मध्य पाषाण काल के हमारे प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? सबसे पहला है संगन कुल्लू। संगन कुल्लू ये कहां पर है? ये है हमारा कर्नाटक में। ये हमारा कहां पर है? ये हमारा है कर्नाटक में। इसको और क्या बोलते हैं? इसी को ही राख का टीला भी बोलते हैं। इसी को ही राख का टीला भी बोलते हैं। संगन कुल्लू कर्नाटक, राख का टीला भी इसी को बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा कौन सा है? जलहल्ली। जलहल्ली ये भी कहां पर है? कर्नाटक में है। दोनों स्थान हमारे कहां पर हैं? कर्नाटक में है, जिसमें एक को क्या कहा जाता है? राख का टीला, और दूसरा जलहल्ली। तीसरा है हमारा, इसकी जगह कौन सी? फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये, तीसरी कौन सी है? कुचाई। ये कहां पर है? ये है हमारी ओडिशा में। ठीक है, ये तीनों इसके प्रमुख स्थल हैं जहां से क्वेश्चन अधिकतर बनते रहते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हम आगे देखते हैं अपना न्यू स्टेनोज नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल में देखिए क्या हुआ। अभी तक हमारा मनुष्य क्या क्या चीज सीख चुका है? पशुपालन सीख चुका है, शिकार करने की जो अपनी टेक्निक है उनको इंप्रूव कर चुका है। इंप्रूव कैसे किया? पहले उबड़ खाबड़ पत्थरों से
हमला करके करता था। अब उसने क्या किया, पत्थरों को शेप देनी शुरू कर दी थी, नुकीले पत्थर बना लिए थे जिनसे क्या होता था, आसानी से शिकार हो जाता था। रहता वो अभी भी कहाँ था, गुफाओं में। लेकिन उसके साथ साथ ही पैरेलली क्या हुआ था, जलवायु परिवर्तन की वजह से अलग अलग फसलें उगने लगी थी। अब उन अलग अलग फसलों का उपयोग तो वो जान गया था, लेकिन उनको उगाना नहीं जाना था मध्य पाषाण काल तक। लेकिन नव पाषाण काल में वो क्या है, अब वो उन फसलों को उगाना भी जान गया है। यानी वो जान गया है कि बीज से वनस्पति बनती है, बीज से फसल उगती है, उस बीज को बोया जाना है और उसकी सिंचाई करनी है, तो क्या होगा, हमारी फसल पेड़ पौधे बनेंगे। ठीक, इसका मतलब वो यहां पर कृषि सीख चुका है। नवपाषाण काल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नवपाषाण काल में मनुष्य क्या सीख चुका है, कृषि सीख चुका है। उसे पता लग गया है कि बीज से वनस्पति बनती है और वह बीज बोने लगा है और उसकी सिंचाई भी करने लगा है। ठीक, उसके साथ साथ और क्या जान गया है, वो जान गया है कि अभी ये बीज डाला है, पौधा उगा है, अब इस पौधे में फसल निकलेगी, वो फसल पकेगी, पकने के बाद उस फसल को काटना है और उस फसल को मैं स्टोर करके भी रख सकता हूं, उसका भंडारण करके भी रख सकता हूं। तो मनुष्य एक तरीके से कृषि को पूर्ण तरीके से सीख चुका है कि फसल उगानी है, कैसे उगानी है, उगाने के बाद उसको कैसे काटना है और काटने के बाद क्या करना है, उसको स्टोर करके रखना है। फसल पकने के बाद उसकी कटाई और भंडारण भी वो सीख चुका है। अब मनुष्य क्या कर रहा है, अब मनुष्य दोनों काम कर रहा है, पशुपालन भी कर रहा है और खेती भी कर रहा है। यानी अब वो क्या बन चुका है, पशुपालक और कृषक दोनों बन चुका है। इस कई स्थलों पर क्या है, हमारे इनके अलग अलग जगहों पर अलग अलग फसलों के प्रमाण मिले हैं कि ये उगाई जाती थी। जैसे पश्चिम में मेहरगढ़, मेहरगढ़ का है पाकिस्तान में, गुफकराल, बुरझोम जम्मू कश्मीर, कोडिलवा महागढ़ उत्तर प्रदेश, चिरांद बिहार, हुल्लूर और पयम्मली आंध्र प्रदेश से क्या मिला है, गेहूं, जौ, चावल, दलहन, बाजरा, काला चना, हरा चना, कई सारी फसलें। मतलब ऐसा नहीं कि एक आध फसल, वो कई सारी फसलें उगाने लगा है, कई सारी फसलों की उसको जानकारी मिल चुकी है जिसके साक्ष्य हमको मिलते हैं। ठीक, अब देखिए अब क्या हुआ, अभी तक मनुष्य क्या कर रहा था भाई, सबसे पहले शिकार कर रहा था, गुफा में रह रहा था, खाना बदोश था, कभी यहाँ रुका कभी वहां रुका, क्योंकि शिकार की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। उसके बाद उसने क्या करा भाई, पशुपालन सीख गया, पशुपालन के साथ साथ वो शिकार भी कर रहा है। लेकिन पशुपालन में क्या है, अभी भी उसके ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है कि उसको एक ही जगह पर रहना, भाई अपना जानवर पकड़ा कहीं और चला गया। वहां पर भी वो क्या था, खाना बदोश था, गुफाओं में ही रहता था। अब क्या है, अब वो खेती सीख गया है। अब खेती आप जानते हो एक लंबा प्रोसेस है, आप बीज बोओगे, बीज बोने के बाद पौधा उगेगा, पौधा होने के बाद फसल आएगी, फसल फिर क्या होगी, पकेगी, उसको फिर काटना भी है। तो इस लंबे टाइम पीरियड में क्या हुआ, मनुष्य ने खेती तो शुरू कर दी, अब उसको छोड़ के तो नहीं जा सकता भाई, मैंने खेती करी है, मैं उसको छोड़ के थोड़ी चला जाऊंगा, मुझे वो फसल चाहिए ही चाहिए। तो उस फसल के लिए उसे क्या है, अब उसे एक ही जगह पर रहना पड़ेगा, जहां पर उसने खेती की है उसको अब वहीं रहना भी पड़ेगा। तो अब क्या हुआ है, मनुष्य खाना बदोश से क्या हुआ, एक जगह पर स्थिरता से रहने वाला प्राणी बन गया। अब जब वो एक जगह पर, मान लीजिए कि सबसे पहले उसने घर तो नहीं बनाया होगा भाई, उसने गुफा देखी होगी, गुफा में रहना चालू करा, उसी के पड़ोस में उसने खेती कर ली। अब टाइम के साथ साथ आप जानते हो भाई, खेती हो रही है, वहां पे रह रहा है, उसका परिवार बढ़ेगा, प्रजनन एक बहुत आम क्रिया है हर जीव की, परिवार बढ़ेगा, परिवार बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि अब गुफा में नहीं रह सकता, गुफा छोटी पड़ने लगी, तो क्या करा, बाहर की जगह पर गुफा की शेप की ही घर बनाने शुरू कर दिए, झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी। तो यानी नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या करा है, खेती करने लगा है, एक जगह पर रहने लगा है और उसने अब झोपड़ियां बनानी भी, यानी अपने घर बनाने भी शुरू कर दिए, जिसके अवशेष हमको मिलते हैं। इस युग में मनुष्य कृषि कार्य के कारण क्या हुआ, एक स्थान पर स्थायी रूप से रहना कर दिया और कहीं कहीं पर हमें झोपड़ियों और घरों के अवशेष भी मिलते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया बुरझोम जो है, वहां पर, बुरझोम कहां पर है हमारा, कश्मीर में, वहां पर क्या हुआ है, गड्ढे के अंदर घर के अवशेष मिले हैं, यानी गड्ढा खोदकर उसके अंदर घर बनाया गया है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गर्तवास, यानी गड्ढे के अंदर आवास। तो गर्तवास कहां पर है, बुरझोम में, गड्ढा खोद के उसके अंदर मकान बना के, घर बनाकर रहने के साक्ष्य भी मिले हैं। मेहरगढ़ में कई घरों के अवशेष मिले जो कैसे हैं, चौकोर हैं और आयताकार हैं, यानी
अधिकतर जो घर बना रहा है इंसान अभी वो कैसे बना रहा है, चौकोर बना रहा है। ठीक, अब क्या हो गया भाई, आप जानते हो जनसंख्या तो लगातार बढ़ती रहती है। अब उसने क्या कर रखा है, वो कृषक है, पशुपालन कर रहा है और उसका हल्के हल्के परिवार बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक बस्ती की तरह एक बस्ती बनाकर उसने रहना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, वहां से समाज की शुरुआत हो गई है। अभी तक क्या था, वो अकेले घूम रहा था, अकेले घूमने के बाद परिवार आया, परिवार के बाद अब क्या आ गया, अब समाज आ गया है। समाज भाई अपना ही परिवार नहीं बड़ा होगा, कोई सेफ जगह होगी, खेती करने लायक जगह होगी, वहां पर क्या होगा, कुछ लोग और आ गए होंगे, तो वो क्या, वो मिलजुल के रहने लगे, बस्ती बनाकर रहने लगे। मनुष्य यहां से क्या हुआ, अब सामाजिक होना शुरू हो गया है। ठीक, अब ये जो समूह है, जो ये समूह बनाकर बस्ती में रह रहे हैं, इन्हीं को क्या कहा जाने लगा, इन्हीं को ही हम जनजाति कहते हैं। इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। इन पारिवारिक समूहों को, जो समूह इकट्ठे होकर रहने लगे बस्ती बनाकर, इनको हम क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। अब इस जनजाति में क्या है भाई, जब मनुष्य सामाजिक है, बुद्धि तेज है ना, तो समाज क्या होता है, एक दूसरे की हेल्प से चलता है, एक दूसरे की हेल्प से चलता है। इसका मतलब अलग अलग कार्य अलग अलग लोग करते हैं, तभी वो समाज में एक साथ रहते हैं। तो इनके साथ भी क्या होने लगा, इन्होंने भी क्या करा, बुद्धि के हिसाब से, शरीर के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, ताकत के हिसाब से, इन्होंने क्या करा, अपने अपने कार्य बांट लिए, अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य दे दिए। जो इनके पूरे ग्रुप में सबसे ज्येष्ठ होता था और सबसे ज्यादा बलशाली होता था, उस पुरुष को क्या करते थे, ये अपनी जनजाति का सरदार बनाते थे। ठीक, क्लियर हो गई यहां तक चीज। अब मनुष्य का आप डेवलपमेंट देख चुके हो, एक जानवर से वो कहां तक पहुंच चुका है, वो सामाजिक प्राणी होने तक पहुंच चुका है, वो समाज में रह रहा है, छोटे छोटे समूह बनाकर रह रहा है। अब देखिए, उसके पास खेती भी है, उसने सुबह सुबह अपना खेती कर ली, पानी वानी लगा दिया। उसके बाद उसके पास पशु भी हैं, पशुओं को भी चारा वारा दे दिया। अब उसको खाने की दिक्कत नहीं है, भंडारण कर रखा है उसने। अब क्या है, अब वो फ्री है। भाई पहले क्या था, पहले इधर उधर भागना पड़ता था, शिकार ढूंढना पड़ता था, अपनी जान बचानी पड़ती थी। अब वो एक बस्ती बनाकर रह रहा है जो सेफ है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। अब क्या है, अब मनुष्य खाली है, दिन में उसके पास काफी खाली समय भी बच रहा है। अब जब मनुष्य खाली होता है तो क्या करता है, भाई खाली मनुष्य क्या करेगा, सोएगा नहीं तो कुछ मनोरंजन चाहिए उसे। तो मनुष्य ने यहाँ पर क्या किया है, उसने अपनी संस्कृति बनानी शुरू कर दी, परंपराएं बनानी शुरू कर दी, भाषा का डेवलपमेंट करने लगा, संगीत और चित्रकारी सीखने लगा, संगीत भी सीखने लगा और चित्रकारी भी सीखने लगा। मतलब अपने एंटरटेनमेंट के साधन भी वो खोजने लगा है यहाँ पर। ठीक है, इस काल में क्या है, इस काल में एक और चीज में डेवलपमेंट आया, मनुष्य ने जो है पूजा करनी भी शुरू कर दी है। भाई जब मनुष्य खाली बैठा, उसका विवेक, उसका दिमाग डेवलप कर रहा है, तो उसने भाई कोई भी चीज उसके दिमाग में ये तो आएगा ही आएगा, यार मैं कहाँ से आया, मुझे किसने बनाया, इन सब चीजों को किसने बनाया। तो हो सकता है वहां से उसके दिमाग में भगवान का एक भाव आया हो, कि भगवान भी हो सकता है, कोई पावर हो सकती है, कोई एनर्जी मानी हो, प्रकृति मानी हो। तो सबसे शुरुआत में तो हम देखेंगे उसके पूजा करने के पैटर्न से कि उसने अपने आप को प्रकृति का ही रूप माना है और प्रकृति की ही पूजा करी है। जैसे वो जल की पूजा करता था, सूर्य की, आकाश की, पृथ्वी की, गाय की, सर्प की, इन सब की वो क्या करता था, पूजा करता था। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम पूजा करना कब प्रारंभ करा, कौन से काल में प्रारंभ करा, तो उसने नवपाषाण काल में पूजा करना प्रारंभ करा। ठीक, इसके साथ साथ मिट्टी के बर्तनों के भी कई जगह अवशेष मिले हैं कि मनुष्य क्या सीख चुका था, मिट्टी के बर्तन बनाने सीख चुका था। तो इस काल में मनुष्य क्या है, बर्तन बनाने भी सीख चुका है। बर्तन के भी हमें कई जगह से अवशेष प्राप्त हुए हैं और उन बर्तनों में वो रंग लगाकर और चित्र बनाकर क्या है, उनको आकर्षक बनाने का भी प्रयास करते थे। यानी मनुष्य इतना डेवलप हो चुका है कि अब वो चित्रकारी कर रहा है, संगीत कर रहा है, बर्तन बना रहा है मिट्टी के, और उन बर्तनों में भी क्या कर रहा है, चित्रकारी और कलर करके उनको आकर्षक बना रहा है। इतना डेवलपमेंट हमारा कहाँ तक हुआ है, ये हमारा नवपाषाण काल तक का डेवलपमेंट है। अब हम करेंगे क्या कि हमारे जो नवपाषाण काल है उसके प्रमुख स्थलों की बात। नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल।
नवपाषाण काल के हमारे जो प्रमुख स्थल हैं उसमें सबसे पहला कौन सा है? पिकलीहल, हल्लूर में, कहां पर? कर्नाटक। मैंने आपको बतलाया कि प्रमुख स्थल क्या होते हैं? प्रमुख स्थल वही होते हैं जहां से हमको इनके साक्ष्य मिलते हैं, यानी इस कालखंड के जहां से भी साक्ष्य मिलते हैं वो हमारा क्या है? प्रमुख स्थल है। दूसरा क्या है? उतनूर, कहां पर? तेलंगाना। थर्ड जो हमारा प्रमुख स्थल है वो कौन सा है? चिरांद। चिरांद कहां पर? बिहार में। चौथा हमारा प्रमुख स्थल कौन सा है? बुर्जहोम। बुर्जहोम आप जानते हैं, बुर्जहोम मैंने अभी आपको बतलाया क्या? बुर्जहोम कौन सी जगह है जहां पर हमें गर्तवास मिलते हैं और क्या मिला है? कुत्ते के साथ एक मनुष्य के शव का कब्र मिली है। ये कहां पर है? बुर्जहोम में है। और बुर्जहोम हमारा कहां पर है? बुर्जहोम है हमारा कश्मीर में। बुर्जहोम हमारा कहां पर है? कश्मीर में है, या फिर कहें जम्मू कश्मीर में है ना? बुर्जहोम हमारा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक। नेक्स्ट जो हमारा इसका प्रमुख स्थल है वो कौन सा है? दाऊजली। दाऊजली हेडिंग, ये कहां पर है? ये है हमारा असम में। ये हमारा असम है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां से हमें जेटेराइट पत्थर के अवशेष मिले, यानी यहां पर जो मनुष्य यूज कर रहा था वो क्या था? जेटेराइट पत्थर के अवशेष मिले हैं। फिर है हमारा हथनौरा। ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक। तो ये हमारी क्या है? इंपॉर्टेंट स्थल है, प्रमुख स्थल है किसके? नवपाषाण काल के। अब नवपाषाण काल के बाद आप जानते हैं जब नवपाषाण काल यानी जब हमारा पाषाण काल खत्म हो गया उसके बाद जो हमारी सभ्यता आई वो कौन सी आई? कांस्य युगीन सभ्यता आई। कांस्य काल आया हमारा। ये जो हमारा कांस्य युग है या कांस्य काल है इसको क्या बोलते हैं हम? कांस्यकालीन सभ्यता। ठीक। कांस्य काल में क्या आई हमारी? कांस्यकालीन सभ्यता आई। कांस्यकालीन सभ्यता कौन सी? हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले जो थोड़ा सा कांस्य काल था उसमें हमने क्या क्या मुख्य खोज है हमारी? तांबे और कांसे के औजार मिले हैं वहां से, मिट्टी के बर्तन बनाने का चाक मिला है, और मनुष्य क्या सीख चुका है? खेती, व्यापार, पशुपालन और हस्तकला सभी चीजें सीख चुका है। इसके बाद हम प्रवेश करेंगे अब किसमें? कांस्यकालीन सभ्यता में, यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, हड़प्पा जो सभ्यता है उसके बारे में। इसके बाद से हमारी सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से मेरा पढ़ा हुआ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।